हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड, पंजाब का इतिहास और संस्कृति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी 1280 से लेके 1700। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि मुग़ल कालीन पंजाब, द पंजाब अंडर द ग्रेट मुग़ल। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, मुगलों के अधीन जो है पंजाब में संस्कृति जीवन किस प्रकार की थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुगल जब पंजाब में राज कर रहे थे तो उस समय पंजाब में संस्कृति का क्या स्थान था। और सर्वप्रथम हम जो बात कर रहे हैं शिक्षण प्रणाली। कहते हैं किसी भी समय काल में शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा ही व्यक्तियों को उच्चम कोटि को बनाता है। इवन देखा जाए तो हर देश तभी फलता फूलता है जब उस देश में शिक्षा का स्तर उच्च होता है। मुगल शासकों को सीखने व पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए उन्होंने शिक्षा के विकास पर बहुत जोर दिया। शिक्षा का कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव था। राजा कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग के लोग शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करते थे और ये जरूरी भी था। कहते हैं शिक्षा उत्तम होती है और शिक्षाओं से जो है अंधकार दूर की जा सकती है। आज हमारे देश में प्रेजेंट समय में शिक्षा का जो है गिरता हुआ प्रभाव लोगों में अनपढ़ता के जो है संचार कर रहा है और लोग अनजान बन के जो है गलत कार्य करते चले जा रहे हैं और देश को जो है खाई में धकेलते जा रहे हैं। कहते हैं शिक्षा का निम्न स्तर ही है जिस कारण ऐसा हो रहा है, नहीं तो आप ही समझिए। हमने बचपन से बात पढ़ी है कि लालच बुरी बला है, लालच जो देता है वो अच्छा आपका प्रतिनिधि नहीं होगा। लेकिन आज देखिए हर क्षेत्र में जहाँ भी आज मंत्री लोग जाते हैं वहाँ पर लालच की एक नया पटियारा खोलते हैं और लोग बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो इससे हम क्या कहें, शिक्षा का गिरा हुआ स्तर, क्योंकि शिक्षा तो हमें ये बताती है, हमने बचपन से ये पढ़ा है कि लालच बुरी बला है। कहते हैं जो लालच करता है वो मुसीबत खुद दावत देता है। तो इसका मतलब हम लोग लालच अभी समय में कर रहे हैं, मंत्री लोगों के दिए हुए लालच में हम आ जाते हैं, तो इसका मतलब हम अपने लिए खुद ही एक खाई खोदते हैं और इस खाई में हम स्वयं गिरते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अभी के समय हम आधुनिक युग में तो हैं, लेकिन जो लालच है वो हमारे जीवन से निकला नहीं है। और लालच ऐसा चीज़ है जो देश देश को खा जाता है। आपको पता ही होगा कि अंग्रेज ने हमारे देश पे जो है राज्य कैसे किया। वो एक दूसरे को लालच का पिटारा दे भरते थे और लालच देते थे, इसलिए लोग अपनों को भी नहीं छोड़ते थे। इवन देखा जाए जो बाबर आया था भारत में, तो उस समय भी बहुत से लालची सत्ता के लालची लोग बाबर से जाकर मिल बैठे और आपको पता है कि 1 लाख सैनिक को जो है बाबर ने 10,000 सैनिक से हरा दिया।
इवन ये भी देखा जाए, सिकंदर के टाइम भी देखा जाए तो सिकंदर को जो पोरस ने बहुत आसानी से इसलिए हरा दिया क्योंकि हमारे देश के जो है गद्दार अम्बी जो कि जाके अलेक्जेंडर से मिल गया, जिसके कारण हमारा देश फिर से जो है गुलाम बनते बनते रह गया। क्योंकि बेशकली जो है अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई 33 वर्ष के आयु में, लेकिन फिर भी वो जो यहाँ पर कारनामा कर रहा था और करने वाला था, वो देश को एक नया साम्राज्य की तरफ बढ़ा रहा था। तो देखा जाए सब शिक्षाओं के कारण होता है। कहते हैं हर काल में शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, लालच से परे होना चाहिए और सभी गुरुओं को जो है इस पर उत्तम शिक्षा देने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो बुराइयों को जो है दूर कर सकता है अपने उज्जवल रोशनी से। और ये संस्थाएं परोपकारी लोगों के लिए लोक कल्याण संस्थाओं द्वारा चलाए जाते थी। अगर उस समय देखें हम मुगल कालीन में तो बड़े बड़े संस्थाएं खोली गई थी शिक्षा के लिए, जहाँ पर उच्च कोटि की शिक्षा दी जाए। और देखा जाए तो मुगल के जो व्यक्ति सब थे वो भी शिक्षा के बहुत शौकीन थे। इवन देखें तो हिंदुओं ने मंदिरों में पाठशाला तथा उच्च शिक्षा के जो है विद्यापीठ भी खोले थे। उस समय के लोग बहुत समझदार थे कि मंदिरों में भी वो पाठशाले का जो है व्यवस्था करते थे, पीठशाले खोलते थे। हालांकि सरकार विद्वानों की संरक्षण तथा उच्च शिक्षा के लिए सहायता भी देती थी, लेकिन तब भी परोपकार लोग इन संस्थाओं को चलाने के लिए दान भी दिया करते थे। उस समय देखा जाए तो हिंदी व संस्कृत शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया जाता था और मंदिरों के पुजारी ही शिक्षकों का कार्य करते थे। तो उस समय देखा जाए तो शिक्षक का जो कार्य करते थे वो पुजारी लोग किया करते थे। इवन देखें तो मुसलमानों को जो है मकताबों तथा मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी और आज आधुनिक युग में भी जो मुस्लिम धर्म के जो बच्चे हैं वो मदरसे में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। मकताबों में मस्जिदों में चलाया जाता था तथा जहाँ फारसी व अरबी भी सिखाई जाती थी। मस्जिदों के मौलवी शिक्षक का कार्य करते थे और उच्च शिक्षा के संस्था या कॉलेज सरकार अमीर सरदारों की सहायता से चलाए जाते थे। जो अमीर होते थे वो बड़े बड़े संस्थाओं को जो है चलाया करते थे। इवन देखें तो मुगल काल में ज़्यादा जोर जो है धार्मिक शिक्षा और दर्शन शास्त्र पर दी जाती थी। मुगल काल में ज़्यादा शिक्षा जो थी धार्मिक शिक्षा और दर्शन शास्त्र में दिया जाता था। और उस समय 4 वेद, 18 पुराण और 6 दर्शन और अंकगणित और ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। तो मुगल काल में देखा जाए तो ये कुछ विषय जो थे काफ़ी प्रसिद्धि थी, यानी 4 वेद, 8 पुराण, 6 दर्शन, अंकगणित, ज्योतिष शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। मकतबों तथा मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी तथा अरबी तथा जबकि हिंदू पाठशालाओं में हिंदी व संस्कृति पर जोर दी जाती थी। देखा जाए जैसा धर्म वैसा शिक्षा देने का यहाँ पर प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। उसके पश्चात हम देखें तो अध्यापक की पदवी बहुत ऊंची व सम्मानित थी। कहते हैं अध्यापक का पद हमेशा ऊंची और सम्मानित ही होना चाहिए और कहते हैं अध्यापक को भी अपना उच्च पद का जो है गरिमा कभी भी जो धुंधली नहीं करना चाहिए। अध्यापक यानी गुरु, और गुरु जो है सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि वो किसी भी बच्चों को एक नया रास्ता पर दिलाता है, एक नई तरक्की के राह दिलाता है। तो गुरु को उच्च कोटि का होना चाहिए, उच्च चरित्र होना चाहिए, चाहे वो उस समय का हो या अभी के समय हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अध्यापक की पदवी उच्च व सम्मानित थी और शिक्षा के विकास में उनकी केंद्र भूमिका थी, क्योंकि जैसे वो जो है शिष्यों को सिखाएंगे, शिष्य उसी प्रकार के गुण जो है अनुसरण करेंगे। इसलिए शिक्षा का जो स्तर जो है अध्यापक पे ही सुनिश्चित होता है। इसलिए अध्यापक को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी उच्च कोटि का ज्ञान होना चाहिए, उनका उच्च चरित्र होना चाहिए एवं जो शिक्षा दे रहे हैं इसलिए सदैव सही माहौल, सही उपयुक्त समय का प्रतीक्षा करना चाहिए। कहते बहुत विशाल पैमानों पर शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। बहुत विशाल पैमानों पर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था उस समय नहीं थी, इसलिए जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रयत्न बहुत कम थे। यानी देखा जाए तो उस समय शिक्षा का बहुत कम केंद्र थे, इसलिए लोग प्रयास भी नहीं करते थे। मुगल काल के दौरान शिक्षा के मुख्य केंद्र जो थे सिलाकोट, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, सुल्तानपुर थे।
यानी मुगल काल के दौरान ये काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र थे। स्त्री शिक्षा को कोई महत्व उसमें नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा उस समय बिल्कुल ही नहीं दी जाती थी। केवल राष्ट्रीय व कुलीन घरों की स्त्रियों के लिए घर में शिक्षा का प्रबंधन किया जाता था। यानी देखा जाए तो हर समय काल में स्त्रियों को इसी प्रकार की दशा जो है मिलती थी। मुगल काल में विदुषी में जो है गुलबदन, सलीमा सुल्तान, नूरजहाँ, चंदा बीवी आदि प्रमुख थे, जो कि उच्च कोटि की विदुषी थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, शिल्प कला तथा वास्तुकला का विकास, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिल्प कला तथा वास्तुकला का विकास कहते हैं औरंगजेब के अलावा सभी मुगलों शासकों ने शिल्प कला और वास्तुकला में गहरा रुझान दिखाया। शाहजहाँ ने वास्तुकला में प्रसिद्धि के शिखर को छू लिया और बाबर एवं हुमायूं ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अकबर और जहांगीर ने वास्तुकला के विकास के लिए बहुत कठिनाई उठाई और उनके इमारतों पूर्णता व भव्यता की ऊंचाई देखने को हमें मिलती है। इसलिए मुगल काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो मुगल काल में बहुत से इमारतें, भवनों का निर्माण हुआ, जो कि इस काल को स्वर्ण युग कहा जाना कोई गलत नहीं होगा। कहते बाबर जो मुगल साम्राज्य का स्थापक था, भारतीय वास्तुकला से बहुत ही मोहित हुआ। बाबर जो मुगल साम्राज्य का स्थापक था, भारतीय वास्तुकला से काफ़ी मोहित हुआ और उसके काल में पानीपत का काबुल बाग देखने योग्य था। और हुमायूं ने हिसार में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें, पंजाब और रोहतास के किले भारतीय वास्तुकला के उत्तम उदाहरण हैं और ये काफ़ी उच्चम कोटि की है। अकबर के शासनकाल में उनके राज्यपाल हुसैन अली खान ने लाहौर में एक भव्य और सुंदर किला भी बनवाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने लाहौर के निकट शहदा नामक का जो है शहर का निर्माण किया। उसने मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया और उसकी बेगम नूरजहाँ ने शहदरा में जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के मकबरे का निर्माण करवाया और जालंधर जिले में नूर महल नामक सराय का भी निर्माण करवाया। जहांगीर को सुंदर व विशाल बाग बनवाने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वह प्राकृतिक प्रेमी था। जहांगीर को सुंदर तथा विशाल बाग बनवाने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता था, क्योंकि वह प्राकृतिक प्रेमी था। और उसने लाहौर के निकट शहदरा में दिलकुश बाग और कश्मीर में बेरीनाग बाग का निर्माण करवाया, जो कि काफ़ी उच्चम कोटि की थी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। शाहजहाँ ने लाहौर में कई इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे जहांगीर का मकबरा, बाजिर खान मस्जिद और अली मर्दाना खान नूरजहाँ का मकबरा। तो शाहजहाँ के देखा जाए तो कई इमारतों का निर्माण कराया। उसने लाहौर के किलों में शीश महल का भी निर्माण करवाया था। उसे भी बाग बनवाने का काफ़ी शौक था तथा उसने लाहौर में सिलीमार बाग, कश्मीर में शांत और चश्माशाही बाग और कलंका में पिंजौर बाग का निर्माण करवाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते पिंजौर बाग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब जो है काफ़ी महत्व भी रखता है। देखा जाए आगे चल के, औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण करवाया। तो देखा जाए यहाँ पर हर एक राजा ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्राकृतिक प्रेम का भी उदाहरण दिया और सबने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में गुरु रामदास ने चक गुरु या रामदासपुरा नामक शहर की नींव भी रखी, तो जहाँ संतोष खर तथा अमृतसर नामक 2 तालाबों का निर्माण भी करवाया गया। कहते मियाँ मीर नामक सूफी संत ने हरि मंदिर साहिब की नींव भी रखी। गुरु हरगोबिंद ने लोहगढ़ का किला तथा गुरु गोबिंद सिंह ने आनंदपुर साहिब का शहर का निर्माण करवाया। तो देखा जाए तो यहाँ पर गुरुओं ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी जो योगदान थी उच्च कोटि की थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साहित्य का विकास। सर्वप्रथम देखा जाए साहित्य के विकास के अंतर्गत तो फारसी साहित्य। मुगल काल में फारसी राष्ट्रीय और प्रांतीय भाषा हुआ करती थी, इसलिए इस काल का अधिकतर साहित्य व इतिहास फारसी में लिखा गया है। बाबर फारसी
अरबी तुर्की का महान विद्वान था और उसकी तुगलक ए बाबरी का जो है तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद भी किया गया। देखा जाए यहाँ पर तो बाबर फ़ारसी, अरबी और तुर्की का महान विद्वान था और उसकी जो है तुजिक ए बाबरी का जो है तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद भी किया गया। अकबर के राज्य में पहली बार एक भाषा अनुवाद विभाग बनाया गया जिसके तहत विभिन्न भाषाओं को साहित्य को फ़ारसी में अनुवादित किया जाए, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी तथा बाइबल। अकबर के शासनकाल में कई महान फ़ारसी रचनाओं का भी सृजन हुआ और अब्बुल फज़ा के अनुसार दरबार में 59 कवि थे। यानी अब्दुल फलस के अनुसार दरबार में जो था यहाँ पर 59 कवि थे। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोलमल में भगवत गीता का फ़ारसी में अनुवाद किया। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोलडरमाल ने भगवत गीता का फ़ारसी में अनुवाद किया और हाजी इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का जो है अनुवाद फ़ारसी में किया। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी अकबर ने जो है भारतीय रामायण, महाभारत और पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, बाइबल का जो है यहाँ पर अनुवाद करवाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर स्वयं फ़ारसी, अरबी, हिंदी का महान विद्वान था। उसकी आत्मकथा तुगलक ए जहांगीरी भी महान संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर है। शाहजहाँ के राज्य में महान ऐतिहासिक रचना लिखी गई, जैसे पादशाहनामा जो अब्दुल हजीज लहरी द्वारा लिखा गया था। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि पादशाहनाम की पुस्तक किसने लिखी, तो ये अब्दुल हमीद ने लाहौरी द्वारा लिखा गया था। और फ़ारसी के महान विद्वान दारा शिकोह ने भी संस्कृत कई रचनाएं जैसे उपनिषद, भगवत गीता, रामायण का अनुवाद फ़ारसी में करवाया था। औरंगज़ेब का कवितावाद का इतिहास की ओर कोई रुझान न था, इसलिए उसके शासनकाल में संस्कृत विकास की गति धीमी हो गई, क्योंकि औरंगज़ेब को इन चीज़ों में कोई भी दिलचस्प नहीं था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो औरंगज़ेब के पतन के बाद देश में अन्यथा व गैर कानूनी वातावरण के कारण फ़ारसी साहित्य को बड़ा ही धक्का लगा और लोगों का रुझान उर्दू की तरफ बढ़ गया। मुस्लिम विद्वानों के अलावा फ़ारसी के कई हिंदू विद्वान भी हुए, जैसे मुंशी सुजांस राय, उन्होंने खुलासा ए तौरीख की रचना की, तथा सुल्तान ए भाई नंदलाल जिन्होंने दीवाने गोए की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने भी जाफरनामा की रचना फ़ारसी में ही की, जिसमें उन्होंने औरंगज़ेब से अपनी लड़ाई के तर्कसंगत प्रस्तुत किए। तो देखा जाए उसमें बहुत ऐसे रचनाएं थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उर्दू भाषा को भी उस समय काफ़ी लोकप्रियता मिली तथा मौलाना मोहम्मद अफजल, अमीर खुसरो और नूरदाइद मुजहर आदि ने इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया। बहादुर शाह जफ़र स्वयं उर्दू का महान विद्वान था। कहते मिर्ज़ा गालिब व जाकिर उसके काल के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। तो देखा जाए यहाँ पर काफ़ी जो है साहित्य का विकास हुआ। इवन देखें तो पंजाबी साहित्य का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखा जाए तो मुग़ल काल में पंजाबी साहित्य ने भी बहुत विकास किया और सिख धर्म के फैलाव के कारण इसका बहुत विकास भी हुआ और विकास भी होना स्वाभाविक था। गुरु नानक ने जो क्रम शुरू किया, बाकी 9 गुरुओं ने भी उसका अनुसरण किया तथा पंजाबी साहित्य में अपना योगदान दिया। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जो गुरु के अद्भुत रचना थी। वह सिख इतिहास के विकास का महान चरण था और इस पुस्तक को भगवान के समान माना जाता है और इसमें सिखों के 5 गुरुओं के वचन तथा कई भक्ति सुधारक जैसे कबीर फरीद, नामदेव तथा अन्य की रचनाएं भी इसमें सम्मिलित की गई। इसके अलावा इसमें 16 भाटों जैसे काला, नाला, हरवंश आदि के गीत भी हैं। इनको प्रसिद्ध संगीतकारों जैसे संदा, बलवंत तथा मर्दाना आदि ने संगीत बंद भी बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। तो देखा जाए तो पंजाबी साहित्य में भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम कंक्लूजन उपसंहार की बात करें तो ये आपके लिए एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। कहते उपसंहार देखें तो यही आता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि मुगल शासकों में लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन किए जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध भी हुए और नुकसानदायक भी हुआ। उनके आधार शासन में देश में सामाजिक, धार्मिक सभ्यता, आर्थिक संपन्नता और साहित्य विकास को काफ़ी बढ़ावा मिला और हिंदू व मुसलमान एक दूसरे के करीब आ गए, जिससे पूरे देश में शांति समृद्धि का संचार हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था, जिसमें हमने सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में। तो ये काफ़ी महत्व रखेगा एग्जाम व्यू से और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि त्रिपाण सेंटर और आपके लिए जो है कार्य करे, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर ही केयर होता है, दूसरे बच्चों के लिए केयर का काम करेगा। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके शेयर करना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो, समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। समझ नहीं आता है तो कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो सही है वो सब सही है। कहते हैं जब कुछ अलग हो रहा होता है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बाद में वो लोग उसी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। त्रिपाण सेंटर एक अलग है, सभी से अलग है, भिन्न है। यहाँ पर सिर्फ ज्ञानों की बात होती है, ज्ञान के ही हम मार्गदर्शन खोलते हैं। फालतू की बातें हमें पसंद नहीं है, क्योंकि जो बातें आपकी भलाई के लिए होगा वही बात यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर करता है। शायद आपको ये बात अच्छा भी ना लगे, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि कभी वीडियो देखिए स्किप करके ना देखिए। देखना है तो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। मुझे विश्वास है कि एक या दो बार देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ भी मिस किया है। इसमें से सारे बात आपको रटाया दिमाग पे छप जाएगा और सोचिएगा कि मैं रट रट के करूँगा, तो वो नहीं आएगा। रटा हुआ बात तो आप एग्ज़ाम में जाते ही भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। समझा हुआ चीज़ सदैव याद रहता है, सुना हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है, और अक्षर को देखा हुआ चीज़ें आपको अक्षर भी दिमाग में रहेगा। तभी तो त्रिपाण सेंटर हमेशा अक्षर को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है आने वाला समय में आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।